हेलो स्टूडेंट्स, 2023 का मॉडल प्रश्न पत्र आ चुका है और आज हम भौतिकी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स मैथ समझो, क्योंकि समझ के पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एक कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो ये आपको पता होगा 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। क्या होता है? Q इक्वल्स टू एन ई, जहाँ एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और क्यू है आवेश, कुल आवेश। तो यहाँ पे एक कूलम है तो यहाँ Q का वैल्यू हो जाएगा 1 इक्वल्स टू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो n का वैल्यू कैसे निकलेगा? n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसे जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। There are two charges plus 1 microcoulomb and plus 5 microcoulomb. The ratio of the forces acting on them, एक कूलम आवेश और 5 कूलम आवेश, दो आवेश हैं, उन पर कार्य करने वाले बलों का अनुपात क्या होगा? तो आप जानते हैं, पहले भी इस बात को मैंने बताया है कि एक बड़ा आवेश और एक छोटा आवेश है, तो आवेश की उनके बीच जो कूलम फोर्स कार्य करता है वो उनकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, दोनों बराबर होता है। तो यहाँ बिना कैलकुलेशन किए हम यहाँ कह सकते हैं कि चूँकि ये छोटा आवेश इस बड़े आवेश को जितने बल से विकर्षित करेगा उसी बल से बड़ा आवेश भी छोटे आवेश को विकर्षित करेगा, यानी दोनों पर बराबर ही फोर्स लगेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, 1:1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्षमता C के 3 संधारित्र श्रृंखला क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रृंखला क्रम में यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रखा गया है। ठीक है, तो उनका समतुल्य संधारित्र होगा। तो समतुल्य संधारित्र हम कैसे निकालते हैं? श्रृंखला क्रम में है तो 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, इस तरह से होता है इसका फॉर्मूला, प्लस 1/C3। तो यहाँ सभी का क्षमता C है, तो कितना हो जाएगा? 3/C। 1/C इक्वल्स टू दैट इज C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C/3, C/3। तो आंसर हो जाएगा हमारा C/3। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि एक खोखले गोलाकार चालक को धनात्मक रूप से आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर विद्युत विभव होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसका क्वेश्चन, तो ध्यान देंगे ये जो है इस जो जारी किया गया है मॉडल प्रश्न पत्र, इसमें आंसर भी दिया गया है। तो सभी आंसर सही नहीं है, कुछ कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं। तो हम जानते हैं कि dV/dr इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि डिस्टेंस बढ़ने पर वोल्टेज जो है, पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है, विभव का मान कांस्टेंट होता है। dV/dr का वैल्यू कब 0 होगा? जब V कांस्टेंट होता है, जब V कांस्टेंट होता है। तो यहाँ कांस्टेंट कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है, यानी कि नियत होता है। तो कांस्टेंट यानी नियत से मिलता जुलता एक है, धनात्मक और समान होता है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर बी, धनात्मक और समान होता है। एक खोखला चालक को अगर हम धनात्मक रूप से आवेशित करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा? धनात्मक और समान रूप विभव होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। कंडक्टर के लिए VI ग्राफ V अक्ष के साथ एक कोण बनाता है।
ठीक है। कंडक्टर के लिए क्या है, वी आई ग्राफ दिया है, तो वी के साथ एक कोण बनाता है। मान लिया इधर वी है, इधर आई है, और एक ग्राफ दिया गया है जो वी के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो वी वोल्टेज को दर्शाता है, तो कंडक्टर का प्रतिरोध दिया जाता है। तो कंडक्टर का प्रतिरोध कैसे दिया जाएगा, तो इसका स्लोप निकालना पड़ेगा हमें। आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई इक्वल्स टू वी बाई आर। तो आर इक्वल्स टू वी बाई आई। तो वी बाई आई निकालने के लिए हमें क्या करना है, उसका टेन थीटा यानी स्लोप निकालना पड़ेगा। और टेन थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टेन थीटा क्या करना पड़ता है, वो स्लोप हमें देता है। तो टेन थीटा हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन देखेंगे, इसका भी आंसर गलत दिया गया है। द इक्वेशन ई इक्वल्स टू समेशन आई आर इज एप्लीकेबल टू विच लॉ। तो किरचॉफ का दो लॉ होता है, जो पहला लॉ है वो जंक्शन रूल है और दूसरा है वो लूप रूल है। तो ये एक्चुअली लूप रूल है, ठीक है, जो कि किरचॉफ का सेकंड लॉ है। जबकि यहाँ आंसर दिया है इस लिस्ट में, इस मॉडल पेपर में ये बी दिया है, जबकि बी आंसर इसका नहीं होगा। ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ का दूसरा नियम। पहला नियम क्या है, वो जंक्शन रूल है। जंक्शन रूल में क्या होता है, समेशन आई इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। ये पहला रूल है और ये दूसरा रूल है। आगे बढ़ते हैं। एक पोटेंशियोमीटर की संतुलन लंबाई 120 सेंटीमीटर है। सेल को 4 ओम के प्रतिरोध से शंट करने पर संतुलन बिंदु 60 सेंटीमीटर की लंबाई में बदल जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ नोट डाउन करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें दी गई है। 120 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा L1 इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। L2 कितना हो जाता है, बाद में संतुलन स्थिति 60 सेंटीमीटर हो जाती है, तो 60 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में L1 L2 दिया है और प्रतिरोध का मान R इक्वल्स टू 4 ओम दिया है। तो पूछा जा रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू R। जब इसे हम सभी वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 120 माइनस 60 बाई 60 इंटू 4। तो इसे हल करने पे कितना आएगा हमें, 120 माइनस 60, तो 60 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा R इक्वल्स टू 4 ओम। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 4 ओम। डी हमारा इसका सही आंसर है। क्या है, डी, 4 ओम। आगे बढ़ते हैं। उस स्थिति की पहचान कीजिए जिसके अंतर्गत एक समान चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से चलने वाले आवेश पर कार्य करने वाला बल अधिकतम है। ठीक है, तो उस समय थीटा का वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा है। कितने कोण पर कोई आवेश कितने कोण पर उस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा, किस कोण पर वो प्रवेश करेगा कि उस पर कार्य करने वाला बल अधिकतम होगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे ये हो गया हमारा साउथ पोल। तो जब कोई आवेशित कण इसमें इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो के बीच चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होती है, इस तरह से बाईं से दाईं की ओर हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इस क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि लंबवत दिशा में जब इंटर करता है इसमें, तो उस पर जो फोर्स काम करता है वो मैक्सिमम होता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। जब इस एरिया में, इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उस पर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, 90 डिग्री।
अब आगे चलते हैं। ये देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एक, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले, तो एरिया का वैल्यू हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 70 मोड़ यानी 70 टर्न्स, 70 टर्न्स हैं। एक सेकेंड, 70 टर्न्स हैं। कुंडली पर कौन सा टॉर्क कार्य करता है जिसमें 20 एम्पीयर की धारा समकोण पर 0.2 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र तक होती है। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। टाउ इक्वल्स टू होता है NIBA साइन 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री वैल्यू है, साइन थीटा होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि वो 90 डिग्री पे है, राइट एंगल पे है, तो इसलिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। आई क्या है, प्रवाहित विद्युत धारा है। बी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है। और ए क्या है, उसका एरिया यानी क्षेत्रफल। तो सभी वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स 70 है। आई कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो 20 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। बी यानी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता 0.2 टेस्ला है। और ए फॉर एरिया, तो एरिया यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो इसे हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो 400 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब इसे जब हम हल करते हैं तो 11.2 न्यूटन मीटर आता है, जो कि इसमें ऑप्शन कोई भी नहीं दिया है। ठीक है, ये ऑप्शंस सारे गलत हैं। इसका सही आंसर कितना होगा, 11.2 न्यूटन मीटर। इसे नोट कर लेंगे अच्छे से। इन सभी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 11.2 न्यूटन मीटर। ठीक है, नोट डाउन कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। A moving coil galvanometer can be converted into an ammeter by, तो ये भी थ्योरी से रिलेटेड है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। इंट्रोड्यूसिंग अ शंट रेसिस्टेंस ऑफ स्मॉल वैल्यू इन पैरेलल, इसका आंसर हो जाएगा बी। इंट्रोड्यूसिंग अ शंट रेसिस्टेंस, एक कम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को पैरेलल में समांतर में जब जोड़ दिया जाता है गैल्वेनोमीटर से, तो वो एमीटर में बदल जाता है। ठीक है, समांतर क्रम में छोटे मान के शंट प्रतिरोध को जोड़कर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को किस में परिवर्तित किया जाता है, एमीटर में। आगे बढ़ते हैं। ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर नमन कोण क्रमशः है, तो ये होता है 90 डिग्री और 0 डिग्री। पोल ध्रुव पर होता है 90 डिग्री और भूमध्य रेखा पे 0 डिग्री होता है नमन कोण का मान। ये भी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें कुछ हल करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। जब भी विद्युत परिपथ से जुड़ा चुंबकीय प्रवाह बदलता है, ठीक है, तो परिपथ में एक ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेरित होता है। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है और उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है, तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण उसमें उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द पीक वैल्यू ऑफ एन एसी करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर इज गिवन बाय, तो पीक वैल्यू को नॉट से डिनोट करते हैं। तो पीक वैल्यू क्या होता है, आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर, जहाँ ई नॉट क्या है, ईएमएफ, ईएमएफ का पीक वैल्यू बाय रेसिस्टेंस। तो हमारा हो जाएगा इसका आंसर ए, ई नॉट बाई आर इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। एनर्जी डिसिपेट्स इन LCR सर्किट इन ओनली आर रेसिस्टेंस, क्योंकि फेज डिफरेंस रेसिस्टर वाले सर्किट में यानी प्रतिरोधक युक्त परिपथ में केवल
प्रतिरोधक होता है जिसमें कि फेज डिफरेंस 0 होता है, इसलिए यहाँ एनर्जी डिसिपेशन ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा का क्षय होता है किसमें, आर में केवल। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर इज एम्प्लॉयड टू, एक ट्रांसफॉर्मर किसके लिए नियोजित है, यानी ट्रांसफॉर्मर कौन सा काम करता है। तो कन्वर्ट एसी टू डीसी, नहीं, एसी टू डीसी नहीं करता है, डीसी टू एसी भी नहीं करता है। ऑब्टेन अ सुटेबल एसी वोल्टेज, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। हम ट्रांसफॉर्मर से क्या करते हैं, हम अपना सुटेबल एसी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ फार्मूला के रूप में दिया है, जो कि होता है C =1/√μ0 के बराबर होता है। इसे याद रखेंगे, C =1/√μ0 यानी कि बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, तो इसका है एक्सरे। एक्सरे के द्वारा हम किसी सॉलिड के स्ट्रक्चर को जान सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। अब चलें आगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड एज, अपवर्तन 90 डिग्री के कोण के अनुरूप घटना के कोण को क्या कहते हैं, यानी कि ऐसा आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो वह आपतन कोण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। द लेंस फार्मूला इज गिवन बाय, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। लेंस फार्मूला कैसे दिया जाता है, 1/f = 1/v - 1/u, 1/f = 1/v - 1/u इज द लेंस फार्मूला। तो 1/f = 1/v - 1/u, आंसर बी इसका सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं। यदि फोकल लेंथ, इफ एनी नंबर ऑफ थिन lenses in contact of focal length f1 f2 then effect of their combination is given by, यानी कि एक से अधिक लेंसों को अगर हम संपर्क में रखते हैं तो उनका तुल्य फोकस दूरी क्या होगा। तो कैसे दिया जाता है, 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 +... तो इस तरह से इसका वैल्यू दिया जाता है। तो 1/f = 1/f1 + 1/f2 +... हो जाएगा आंसर। ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन, तो डेविएशन एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के समानुपाती होता है। एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जितना ज़्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होता है, तो ये इस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। हवा में एक डबल स्लिट विवर्तन प्रयोग किया जाता है और पूरी प्रायोगिक व्यवस्था को पानी में डुबाया जाता है, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, पानी में फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। तो जब इस पूरे प्रायोगिक व्यवस्था को जब डुबा दिया जाता है पानी में, तो फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, घट जाती है। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, वो घट जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आगे बढ़ते हैं। द वेव फ्रंट ड्यू टू अ सोर्स situated at infinity is, अनंत पर स्थित स्रोत के कारण तरंग का तरंगाग्र कैसा होगा। अनंत पर स्थित है, तो अनंत पे स्थित है तो बहुत दूर जाने पे वो कैसा हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, समतल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा
प्लेनर, समतल। कैसे? जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो कोई भी अगर पॉइंट सोर्स है या सिलेंड्रिकल सोर्स ऑफ लाइट है, तो अगर बहुत दूर जब चली जाती है तो उसका मान लिया यहाँ पॉइंट सोर्स है, ठीक है, एस, और यहाँ से बहुत दूर अगर कोई वेव फ्रंट बन रहा है तो उसके एक छोटे से हिस्से को देखें तो वो लगभग समतल होता है। कैसा होता है? वो समतल होता है। तो अनंत पे बोला जा रहा है तो अनंत बहुत दूर पे हो जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, समतल तरंगाग्र। दूर पर स्थित तरंगाग्र का आकार कैसा होगा? समतल होगा। विवर्तन की घटना पर आधारित है। विवर्तन किस घटना पे आधारित है? ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। एक फोटो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं और लास्ट में दिया है नन ऑफ दीज। तो चूंकि फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अनावेशित कण होते हैं, वो ना तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ना तो विद्युत क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की ताकत निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है? घटना विकिरण की तीव्रता पर, विकिरण की इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन की जो तीव्रता होती है उस पर निर्भर करती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट की तीव्रता। हमारा अगला सवाल है 27वां नंबर क्वेश्चन। द्रव्यमान m और गतिज ऊर्जा E के एक पिंड की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य किसके द्वारा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा h/√2mE, जहाँ h क्या होता है? प्लांक्स कांस्टेंट, m मास होता है और E एक्चुअली यहाँ कैपिटल E लिखना था, E होता है उसका एनर्जी। ठीक है, गतिज ऊर्जा, तो इसका आंसर हो जाएगा h/√2mE। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रदरफोर्ड के प्रयोगों ने सुझाव दिया कि नाभिक का आकार लगभग है। तो रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था उसके आधार पे उन्होंने बताया कि नाभिक का आकार जो है वो 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 मीटर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29वां नंबर क्वेश्चन, ये क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी वर्णक्रमीय श्रृंखला विद्युत चुम्बकीय विकिरण की दृश्यमान सीमा में आती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन्स फॉल्स विद इन द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? तो ये भी थ्योरी से है। बामर श्रृंखला। बामर श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जो दृश्य सीमा यानी विजिबल रेडिएशन में आती है, विजिबल रेंज में आती है, जिसे हम जिन प्रकाश तरंगों को देख सकते हैं, प्रकाश को देख सकते हैं, वो बामर श्रृंखला में आती है। आगे चलते हैं हम लोग। एक रेडियोधर्मी नाभिक एक बीटा कण उत्सर्जित करता है। ठीक है, एक रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जो बीटा पार्टिकल निकालता है। तो पेरेंट डॉटर नाभिक इनमें है, द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर। तो वो दोनों आपस में संबंध क्या होगा? पेरेंट और डॉटर का जो है वो संबंध क्या होगा, क्या कहलाएगा वो दोनों आपस में? आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोमर्स और आइसोबार्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बीटा पार्टिकल होता क्या है। तो बीटा पार्टिकल क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे 0-1 लिखते हैं इस तरह से। बीटा पार्टिकल क्या होता है? बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब किसी पेरेंट न्यूक्लियाई से एक बीटा पार्टिकल निकल जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है, तो उसका मान लिया कि शुरू में मास नंबर ए था और उसका एटॉमिक नंबर जेड था। जब वो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाता है तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन
मास नंबर एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, तो मास नंबर तो सेम रह गया लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है वो क्या कहलाते हैं? आइसोबार्स। क्या कहलाते हैं? आइसोबार्स कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आइसोबार्स। क्लियर है? एक बीटा पार्टिकल क्या होता है? एक बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से उसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा क्योंकि प्रोटॉन की संख्या एक एक्सेस हो जाएगी, उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जेड की संख्या 1 बढ़ जाएगी, यानी कि एटॉमिक नंबर 1 ज़्यादा हो जाएगा, यानी डिफर हो गया, लेकिन एटॉमिक मास जो उसका चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे न्यूक्लियाई क्या कहलाते हैं आपस में? आइसोबार्स कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन द्वारा मापा गया गोलाकार नाभिक की त्रिज्या 3.6 fm है। नाभिक का द्रव्यमान की संख्या सबसे अधिक क्या होने की संभावना है? तो इसका कैलकुलेशन हमें करना होगा थोड़ा सा। क्या होता है? नाभिक के रेडियस पूछा जा रहा है, तो r = r0a⁻1/3 होता है फॉर्मूला, जहाँ r क्या है? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, और ये r0 कांस्टेंट है, और ये a क्या है? एटॉमिक नंबर है, जबकि इसका यहाँ पे दिया है 3 एटॉमिक नंबर हमें पता करना है कि एटॉमिक नंबर कितना होगा। और ये r का वैल्यू क्या दिया गया है? 3.6। और r0 का वैल्यू क्या होता है? r0 का वैल्यू होता है 1.2 × 10⁻⁻15, दैट इज़ 1.2 fm हो जाएगा इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं, 3.6 = 1.2 × 10⁻⁻1/3। तो ये डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा और ये 12 3 जा 36, यानी कि a⁻1/3 बराबर हो गया 3, यानी a = कितना हो जाएगा? 3⁻3, दैट इज़ 27। तो हमारा a का वैल्यू आ गया 27, जो कि हमारा ऑप्शन ए है, 27। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? 27 ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ करंट फ्लो करता है? नहीं, नो करंट फ्लोज। तो रिवर्स बायस में भी थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो करता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन इंक्रीजेज, इसका हो जाएगा आंसर सी, पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन इंक्रीजेज। जंक्शन पर संभावित बाधा बढ़ जाती है। रिवर्स बायस में बाधा क्या होता है? जंक्शन पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, जिसके कारण कम विद्युत धारा फ्लो करने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डोप प्योर सिलिकॉन विथ। तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है प्योर सेमीकंडक्टर से, तो इसे हम डोपिंग किसके साथ करेंगे? हम इसका डोपिंग एल्यूमिनियम के साथ करेंगे। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए, एल्यूमिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्धचालक में जो चालन के लिए जिम्मेदार होता है केवल इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों, यानी इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, केवल छिद्र या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों जिम्मेदार होते हैं, दोनों का रोल होता है करंट फ्लो कराने में। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ हो जाएगा इसका आंसर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में इनपुट एसी करंट में एक आवृत्ति न्यू होती है, धारा आउटपुट की आवृत्ति क्या होगी? तो आपको पता है कि इनपुट एसी इस तरह से दिखाया जाता है और इनपुट एसी इस तरह से दिखाया जाता है, और जो रेक्टिफायर का आउटपुट मिलता है वो इस तरह से मिलता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये पोर्शन जो है अपर पार्ट वो ये दिखाया गया है, और जो लोअर पार्ट है वो भी इसके द्वारा दिखाया गया है।
तो यहाँ पे 1 एक तरंग था, यहाँ पे ये 2 तरंग बन गया, तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 न्यू इज़ द राइट आंसर। और ध्यान रखेंगे कि इसका भी आंसर इसमें गलत दिया गया है। ठीक है, इसमें देखेंगे 35 का क्या दिया है, डी दिया है, जबकि ये नहीं होगा, 35 का बी, 35 का सी सही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे। और अगले वीडियो में मैं जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका मॉडल पेपर का हल प्रश्न पत्र लेकर आऊँगा। ओके।